सिनेमा की अनोखी दुनिया में 70 के दशक की शुरुआत में कई ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और उन्हें हैरान भी किया। साल 1970 में सिनेमाघरों में एक ऐसी ही बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी फिल्म आई थी जिसका नाम है भाई भाई। यह कोई आम पारिवारिक ड्रामा नहीं था, बल्कि यह रहस्य, रोमांच और डर से भरी एक ऐसी कहानी थी जो दर्शकों को आखिर तक अपनी कुर्सी से बांधकर रखती है। इस फिल्म का निर्देशन राजा नवाथे ने किया था, जो रहस्य से भरी और सस्पेंस वाली फिल्में बनाने में माहिर माने जाते थे। फिल्म को और भी ज्यादा खूबसूरत और यादगार बनाने का काम किया शंकर जयकिशन की अमर जोड़ी के संगीत ने, और इसके प्यारे गीतों को हसरत जयपुरी ने अपने शब्दों से सजाया था। फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट यानी इसके कलाकार बहुत ही दिग्गज थे, जिसमें सुनील दत्त मुख्य भूमिका में थे और उन्होंने इस फिल्म में दोहरा किरदार निभाया था। उनके साथ पर्दे पर उस जमाने की दो सबसे बड़ी अभिनेत्रियां आशा पारेख और मुमताज नजर आई थी, जबकि लोगों को हंसाने का जिम्मा मशहूर हास्य कलाकार महमूद ने संभाला था और कहानी में विलेन या खलनायक की दमदार भूमिका में प्राण साहब दिखाई दिए थे। ये फिल्म अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर यानी कमाई के मामले में बहुत ही सफल साबित हुई थी और दर्शकों को यह इतनी पसंद आई कि बाद में इसी कहानी पर तमिल भाषा में भी एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम करुणतेल कन्नायम था। आज हम इस पूरी फिल्म की कहानी, इसके अनोखे किरदारों, इसकी खूबियों और इसकी कुछ कमियों के बारे में बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे जैसे दो दोस्त आपस में बैठकर किसी पुरानी और मजेदार फिल्म की चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले इस बेहद उलझी हुई और रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का मुख्य केंद्र है सुनील दत्त, जो इस फिल्म में दो अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। उनका पहला किरदार एक सीधे साधे छात्र का है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगा हुआ है और साथ ही साथ उसे कहानियां लिखने का भी बहुत शौक है। वो एक उभरता हुआ लेखक है जो अपने खाली समय में सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री यानी खून खराबे और रहस्य वाली कहानियां लिखता है। वो अपनी कल्पना की दुनिया में खोया रहता है और नए नए किरदारों को जन्म देता रहता है। वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसका जीवन बहुत ही शांत और सामान्य चल रहा होता है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी लिखी हुई कहानियां ही एक दिन उसके लिए सबसे बड़ी आफत बन जाएंगी। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये लेखक लड़का अपनी एक नई रहस्यमयी कहानी लिखना शुरू करता है। वो अपनी कहानी में एक ऐसे शातिर और खतरनाक विलेन या अपराधी का किरदार बनाता है जो बहुत ही बेरहमी से लोगों की जान लेता है और पुलिस की आंखों में धूल झोंक देता है। वो इस किरदार को बहुत ही बारीकी से लिखता है। उसकी आदतें, उसके चलने का तरीका और उसके बात करने का अंदाज, सब कुछ अपनी डायरी में दर्ज करता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, असल जिंदगी में कुछ ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगती हैं जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। शहर में ठीक उसी तरह से खून होने लगते हैं जैसे इस लड़के ने अपनी कहानी में लिखे थे। जिस तरह से कहानी का काल्पनिक हत्यारा लोगों को मारता था, असल जिंदगी का कातिल भी बिल्कुल उसी अंदाज में वार कर रहा था। जब पुलिस इन मामलों की जांच शुरू करती है तो उन्हें हर वारदात की जगह पर कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो सीधे इस लेखक लड़के की तरफ इशारा करते हैं। पुलिस को जांच के दौरान लड़के की वो डायरी मिल जाती है जिसमें उसने अपनी कहानी लिखी थी। पुलिस जब उस कहानी को पढ़ती है और असल जिंदगी में हुए हादसों से उसका मिलान करती है तो वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। कहानी की हर एक लाइन असल जिंदगी की वारदातों से हुबहू मेल खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के की लिखी हुई कहानी का वो खतरनाक किरदार पन्नों से निकलकर असल जिंदगी में जिंदा हो गया है और शहर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। इस अजीब इत्तेफाक की वजह से पुलिस का पूरा शक इस सीधे साधे लेखक छात्र पर चला जाता है। पुलिस को लगता है कि या तो ये लड़का खुद ही इन सब वारदातों के पीछे है और अपनी पहचान छुपाने के लिए कहानी लिखने का नाटक कर रहा है, या फिर वह किसी मानसिक बीमारी का शिकार है। इस मुसीबत के समय में उस लड़के का साथ देने के लिए दो महिलाएं उसके जीवन में आती हैं। एक है आशा पारेख, जो एक बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की लड़की की भूमिका में है। वो इस लड़के से सच्चा प्यार करती है और उसे इस बात का पूरा भरोसा है कि उसका प्रेमी कभी किसी की जान नहीं ले सकता। वो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रहती है और अपने स्तर पर सच का पता लगाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मुमताज का किरदार है, जो बहुत ही चुलबुली, चतुर और ग्लैमरस लड़की के रूप में सामने आता है। उनका किरदार कहानी में रहस्य को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें इस पूरे मामले के बारे में कुछ ऐसा पता है जो वे सबसे छुपा रही हैं। इन दोनों अभिनेत्रियां के आने से कहानी में प्यार, ईर्ष्या और शक का एक नया तड़का लग जाता है। जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा इस लेखक लड़के पर कसता जाता है, कहानी में महमूद का किरदार अपनी कॉमेडी से दर्शकों को थोड़ा राहत देने का काम करता है। महमूद इस फिल्म में एक ऐसे इंसान बने हैं जो हर काम को उलझा देता है और अपनी हरकतों से सबको परेशान करता है। वे जब भी पर्दे पर आते हैं, अपनी अनोखी संवाद अदायगी और मजेदार हरकतों से गंभीर माहौल को भी हल्का कर देते हैं। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे असली खतरा मंडरा रहा होता है प्राण साहब के किरदार के रूप में। प्राण ने इस फिल्म में एक बहुत ही चालाक, क्रूर और रहस्यमयी व्यक्ति की भूमिका निभाई है।
उनके हाव भाव और उनकी बातें देखकर दर्शकों को हर पल यह एहसास होता है कि इस पूरे खेल के पीछे उनका ही दिमाग काम कर रहा है, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। कहानी में असली धमाका और सबसे बड़ा सस्पेंस तब खुलता है जब सुनील दत्त का दूसरा किरदार सामने आता है। दर्शकों को पता चलता है कि जिस इंसान को सब अब तक सिर्फ एक ही समझ रहे थे, वो असल में दो जुड़वा भाई हैं जो बचपन में एक दूसरे से अलग हो गए थे। एक भाई जहां बहुत ही सीधा, शरीफ और कानून को मानने वाला लेखक है, वहीं दूसरा भाई परिस्थितियों की मार झेलकर एक अपराधी बन चुका है और वह समाज से अपना बदला ले रहा है। वो दूसरा भाई ही अपनी इस गंदी योजना के तहत अपने सीधे भाई की लिखी कहानियों को चुराता था और ठीक उसी तरह से वारदातों को अंजाम देता था ताकि सारा इल्जाम उसके शरीफ भाई पर आ जाए और वह खुद हमेशा साफ साफ बच जाए। दोनों भाइयों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा होने के कारण पुलिस भी पूरी तरह धोखा खा जाती है और असली कातिल की जगह बेकसूर भाई को सलाखों के पीछे डाल देती है। फिल्म का आखिरी हिस्सा बहुत ही रोमांचक और भाग दौड़ से भरा हुआ है। जब शरीफ भाई को अपने इस हमशक्ल जुड़वा भाई के सच का पता चलता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो जेल से भागने की कोशिश करता है ताकि वह खुद को बेकसूर साबित कर सके और अपने भाई को इस गलत रास्ते से रोक सके। फिल्म के क्लाइमैक्स या अंतिम दृश्य में दोनों भाई आमने सामने होते हैं। एक तरफ वह भाई है जो अपनी कलम से दुनिया को बदलना चाहता था और दूसरी तरफ वह भाई है जो बंदूक की नोक पर अपनी बात मनवाना चाहता था। दोनों के बीच एक बहुत ही भावुक और तीखी बहस होती है। कातिल भाई अपने जीवन के दुखों और उस दर्द को बयां करता है जिसकी वजह से वह इस अंधेरी दुनिया में कदम रखने पर मजबूर हुआ। वहीं शरीफ भाई उसे समझाता है कि जुर्म का रास्ता कभी भी सही मंजिल पर नहीं ले जाता। इसी बीच पुलिस और खलनायक यानी प्राण का किरदार भी वहां पहुंच जाते हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट और मार धाड़ के बीच असली कातिल भाई को अपनी गलती का एहसास होता है। वो देखता है कि कानून और अपराधी दोनों की लड़ाई में उसका बेकसूर भाई मारा जा सकता है। अपने भाई को बचाने के लिए वो खुद आगे आ जाता है और खलनायक की गोली अपने सीने पर खा लेता है। मरते मरते वो पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है और अपनी डायरी और बयानों से यह साफ कर देता है कि उसका भाई पूरी तरह से बेकसूर है। इस तरह वो अपने प्राणों की आहुति देकर अपने भाई को न्याय दिलाता है और उसके ऊपर लगे बदनामी के सारे दाग धो देता है। फिल्म का अंत बहुत ही भावुक कर देने वाला होता है, जहां शरीफ भाई अपनी मां और प्रेमिका के साथ मिलकर अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और यह वादा करता है कि वह अपनी कहानियों के जरिए हमेशा समाज को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। अब जब हमने इस पूरी कहानी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए इस चलचित्र के सकारात्मक पहलुओं यानी इसकी खूबियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका बहुत ही अनोखा और अपने समय से आगे का लेखन है। 70 के दशक में जहां ज्यादातर फिल्में डाकुओं, खोए बिखरे परिवारों या सीधे साधे त्रिकोणीय प्रेम कहानियों पर बनती थी, उस दौर में एक लेखक की कहानी का जिंदा हो जाना और उस पर सस्पेंस ड्रामा तैयार करना बहुत बड़ी बात थी। लेखक ने दर्शकों को हर पल सोचने पर मजबूर किया और कहानी की कड़ियों को इस तरह जोड़ा कि कोई भी आसानी से असली कातिल का अंदाजा नहीं लगा सकता था। अभिनेताओं के अभिनय की बात करें तो सुनील दत्त ने इस फिल्म में बहुत ही यादगार काम किया है। एक ही फिल्म में दो बिल्कुल अलग स्वभाव के इंसानों को पर्दे पर जीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सुनील दत्त ने अपनी शारीरिक भाषा, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव और अपनी आंखों के भावों से दोनों किरदारों को बिल्कुल अलग और वास्तविक बनाया। जब वे सीधे छात्र के रूप में डरते और घबराते हैं तो दर्शकों को उन पर तरस आता है, और जब वे अपराधी भाई के रूप में आते हैं तो उनके चेहरे का गुस्सा और तेवर दर्शकों को डरा देते हैं। आशा पारेख ने हमेशा की तरह अपनी सादगी और बेहतरीन अभिनय से फिल्म में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने एक वफादार प्रेमिका के किरदार को बहुत ही गरिमा के साथ निभाया। मुमताज ने अपने चुलबुले अंदाज और नृत्य से फिल्म के मनोरंजन के स्तर को बहुत ऊंचा उठा दिया। प्राण साहब ने खलनायक के रूप में एक बार फिर यह साबित किया कि उनके जैसा विलेन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा नहीं है। उनकी आवाज की कड़क और उनके चेहरे की क्रूरता दर्शकों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। इस चलचित्र का दूसरा सबसे मजबूत पक्ष इसका संगीत है। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने फिल्म की कहानी और इसके माहौल के हिसाब से बहुत ही मधुर और सदाबहार गीत तैयार किए थे। फिल्म के गाने न केवल सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि वे कहानी को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। रहस्य के दृश्यों के दौरान बजने वाला पार्श्व संगीत इतना कमाल का है कि वह दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। गानों का फिल्मांकन भी बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया था, जिसने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में बहुत मदद की। राजा नवाथे का निर्देशन भी इस फिल्म की एक बहुत बड़ी खूबी है। उन्होंने फिल्म की रफ्तार को कहीं भी धीमा नहीं होने दिया। एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जाने का तरीका और रहस्य को धीरे धीरे परत दर परत खोलना उनके बेहतरीन निर्देशन की कला को दिखाता है। उन्होंने पूरी स्टार कास्ट से उनका सर्वश्रेष्ठ काम बाहर निकाला और एक जटिल कहानी को भी बहुत ही सरल तरीके से पर्दे पर पेश किया ताकि आम दर्शक भी इसे आसानी से समझ सकें। कमियों की बात करें तो इस चलचित्र में कुछ ऐसे कमजोर पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है।
फिल्म की सबसे पहली और बड़ी कमी यह है कि मध्यांतर के बाद कहानी में हास्य कलाकार महमूद के कुछ दृश्य बहुत ज्यादा लंबे खींचे गए हैं। माना कि वे दर्शकों को हंसाने के लिए थे, लेकिन जब फिल्म का मुख्य रहस्य अपने चरम पर हो और दर्शक ये जानने के लिए बेताब हो कि असली कातिल कौन है, उस समय बहुत ज्यादा लंबा कॉमेडी का दृश्य कहानी की गंभीरता और उसके तनाव को थोड़ा कम कर देता है। इससे फिल्म की रफ्तार कुछ जगहों पर थोड़ी धीमी महसूस होने लगती है। दूसरी कमी यह है कि जुड़वां भाइयों का बचपन में बिछड़ जाना और बाद में एक का अपराधी बन जाना, यह एक ऐसा फॉर्मूला था जो उस दौर की कई फिल्मों में इस्तेमाल किया जा चुका था। हालांकि इस फिल्म में उसे एक लेखक की कहानी के साथ जोड़कर नया रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ समझदार दर्शकों के लिए जुड़वां भाइयों का यह मोड़ थोड़ा पुराना और आसानी से अंदाजा लगा लेने वाला साबित होता है। अगर लेखक इस रहस्य को सुझाने के लिए कोई और नया तरीका अपनाते तो शायद ये फिल्म और भी ज्यादा लाजवाब बन सकती थी। इसके अलावा कुछ दृश्यों में पुलिस की जांच पड़ताल का तरीका बहुत ही ढीला और बचकाना दिखाया गया है। केवल एक डायरी के मिल जाने से और चेहरे की समानता की वजह से पुलिस बिना किसी गहरी फोरेंसिक या वैज्ञानिक जांच के सीधे लेखक को ही दोषी मान लेती है और असली कातिल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगा देती है। यह हिस्सा वास्तविक जीवन की पुलिस कार्यप्रणाली से थोड़ा दूर और फिल्मी ज्यादा लगता है। अंत में अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भाई भाई 70 के दशक की एक बहुत ही बेहतरीन, मनोरंजक और रहस्य से भरपूर फिल्म है। ये फिल्म हमें ये सीख देती है कि हम चाहे अपनी कल्पनाओं में कितनी भी डरावनी या बुरी बातें क्यों न सोचें, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा सच्चाई, कानून और नैतिकता के रास्ते पर ही चलना चाहिए। जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी चालाकी से भरा क्यों न हो, अंत में कानून के लंबे हाथ और सच की ताकत के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ये फिल्म बेहतरीन अभिनय, शानदार संगीत और रोमांचक कहानी का एक ऐसा कॉकटेल है जो आज भी पुरानी फिल्मों के शौकीनों को बहुत पसंद आता है। यदि आप सस्पेंस और सधे हुए अभिनय वाली क्लासिक फिल्में देखना पसंद करते हैं तो राजा नवाथे की यह कलाकृति आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी और आपको एक बहुत ही शानदार सिनेमाई अनुभव देकर जाएगी।